आपका चैप्टर है क्लास 12th का, आपका पहला चैप्टर है और हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए। कौन कौन सा बताओ, कौन सा चैप्टर पढ़े बताओ। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और उससे पहले मानव स्वास्थ्य एवं रोग और मानव कल्याण तथा सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर आपका था ये 3रा या 4था यूनिट था और उससे कुल 14 नंबर के सवाल आते हैं, तो वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पहला यूनिट पढ़ेंगे और पहला यूनिट में पहला दिया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि ऐसे पौधे जिनसे फूल आते हैं उनमें कैसे जनन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्लावर कौन से पौधों में आते हैं। तो किसी को पता है? तो हमें पता है कि जो पौधा होता है उसको कुल 5 डिवीज़न में बांटा गया है। प्लांट को कितने डिवीज़न में बांटा गया है? 5। एक आपका हो जाएगा शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और अनावृत बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो कुल 5 डिवीज़न में प्लांट को बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं शैवाल को। शैवाल जो होता है इसमें न तो जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है, न पत्ती पाया जाता है, कुछ भी इसमें नहीं पाई जाती। शैवाल में ना तो जड़ पाया जाएगा, ना ही तना पाया जाएगा, ना ही पत्ती पाया जाएगा, ना ही बीज इसमें होगा, ना ही इसमें पुष्प होगा। तो फिर हम इसको प्लांट में क्यों रखते हैं? कौन बताना चाहेगा? ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ना बीज है, ना पुष्प है, तो क्यों हम इसको प्लांट में रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं से बना लेते हैं स्वपोषी, इसलिए इनको प्लांट में रखा जाता है। काई वगैरह तो देखा ही होगा, वही होते हैं ये। तो क्या उसमें आपको पत्ती उत्ती दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, बट हरे हरे होते हैं ना। दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो इसमें भी जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, ना ही बीज होता है, ना ही पुष्प होता है, बट जड़ जैसी संरचना पाई जाती है। कैसी जैसी संरचना पाई जाती है? जड़ जैसी, जिसको कहते हैं मूलाभास। इंग्लिश में इसको राइजोइड्स कहते हैं। वह तने पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसको थाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलस। यानी कि ये थोड़ा सा एडवांस हुए, इधर कुछ भी नहीं पाया जा रहा था, बट इधर जड़ जैसी संरचना पाई जा रही है। एक्चुअल में वो जड़ नहीं है, बट उनकी जैसी संरचना पाई जा रही है, जिसको मूलाभास कहते हैं। तने पत्ती जैसी संरचना पाई जा रही है, जिसको क्या कहते हैं? थाइलस कहते हैं। तो थोड़ा सा ये क्या हुए? एडवांस हुए। बाकी बीज और पुष्प का कुछ अता पता नहीं है। अब टेरिडोफाइटा में देखते हैं, तो यहाँ पर जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाई जाती है, बट बीज व पुष्प नहीं पाए जाते। तो इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि ये थोड़े से और ज़्यादा एडवांस हुए। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर उनकी जैसी संरचना हुई, फिर जब हम टेरिडोफाइटा में आए तो यहाँ पर जड़ तना पत्ती पाया जाता है, बीज व पुष्प नहीं पाया जाता। हमारा चैप्टर क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कौन सा पौधा है जहाँ पर पुष्प आते हैं। अभी तो इधर कहीं पर भी पुष्प दिखाई नहीं दिया है। हम अनावृत बीजी में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। यहाँ पर जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाया जाता है, बीज भी यहाँ पाया जाता है, लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता। इससे क्या पता चला कि ये इन तीनों से ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, बीज, पुष्प नहीं पाया जाता है। 4 चीज़ें पाई जाती हैं।
अब आते हैं हम आवृतबीजी पर। ये और ज़्यादा एडवांस है, इसको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पर जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, पत्ती भी पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है, पुष्प भी पाया जाता है। और हम लोग ढूंढ क्या रहे थे कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पुष्प पाया जाता है। और पुष्प पौधे का कौन सा भाग होता है, तो याद रखना लैंगिक भाग होता है, या हम कह सकते हैं कि पुष्प पौधे का लैंगिक अंग होता है। तो चैप्टर अपना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्प कहाँ पर पाया गया, आवृतबीजी पौधों में पाया जाएगा। तो आवृतबीजी पौधों का एक विशिष्ट लक्षण होता है पुष्प का आना। और मैं आप लोग को पहले क्लास 11 में भी बता चुका हूँ कि विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो विशिष्ट लक्षण ऐसा लक्षण होता है जो कहीं और ना पाया जाए। तो आप अगर चारों डिवीज़न में देख लो, चाहे वो शैवाल हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडो हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, इन चारों में कहीं पर भी पुष्प नहीं पाया जाता है। पुष्प कहाँ पाया जाता है, आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। इसी वजह से आवृतबीजी पौधों का पुष्प पाना एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है। और यही पुष्प क्या होता है, आवृतबीजी पौधों का लैंगिक अंग होता है। यानी कि संसार में जितने भी प्लांट हैं जिसमें फ्लावर आ रहे हैं, उन सबका जो लैंगिक अंग होगा, सेक्सुअल जो आर्गन होगा, वो क्या होगा, पुष्प होगा। ठीक, हम वही ढूंढ रहे थे, तो हमें क्या मिल गया, पुष्प मिला कहाँ पर, आवृतबीजी पौधों में। तो एग्ज़ाम में 1 नंबर का सवाल आता है कि आवृतबीजी पौधों का एक विशिष्ट लक्षण क्या है। अब उस ऑप्शन में दे देगा जड़, तना, पत्ती, पुष्प दे हो सकता है। तो आपका जवाब किस पे जाना चाहिए, पुष्प पर। समझ में आया ये। बाकी ये सारी चीज़ें क्लास 11th की है, बट जाने रहो कि पुष्प कहाँ पर मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में कि एक फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे नीचे आपको एक डंडी दिखाई दे रही है, ये अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको ये अंदर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, डंठल कहते हैं, जिसके सहारे हम फ्लावर को पकड़ते हैं। ये आपको सबसे बेहतर मिर्चा में दिखाई देगा, बैगन में दिखाई देगा। तो वो क्या कहलाता है, पेडिसल कहलाता है, डंठल कहलाता है। फिर आप और अंदर देखिए, अंदर तो आपको एक और गोल सा उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। ये यहाँ पर ये हिस्सा यहाँ होता है, जिसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं इसको, थैलेमस कहते हैं। जिसके पूरा बेस होता है फ्लावर का, थैलेमस, जिसे हम पकड़ते हैं क्या कहलाएगा, पेडिसल कहलाता है। और जिसके सहारे पूरा फ्लावर टिका होता है उसको कहते हैं थैलेमस, या कह सकते हो कि पेडिसल का ही अपर पार्ट होता है थैलेमस। अब हम आते हैं मेन फूल के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, जो हमें पढ़ना है। तो एक जो पुष्प होता है उसके कुल 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। एक पुष्प के कुल 4 चक्र होते हैं। ठीक, तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं और समझते जाते हैं कि वो चारों चक्र कौन कौन से होते हैं। आपको पुष्प के अंदर, फ्लावर के अंदर एक ग्रीन भाग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अपना अपना फूल देखते जाओ। तो ये जो ग्रीन कलर का होता है, ये क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेपल्स, सेपल कहेंगे। ठीक, फिर आपको ये रंगीन हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं दल। क्या कहेंगे, दल, पेटल। ठीक, फिर आपको ऊपर अंदर ये दिखाई दे रहा पूरा येलो कलर का, इसको कहते हैं पुंकेसर। ये जो हिस्सा पूरा होता है ये क्या कहलाएगा, पुंकेसर। और इसको कहते हैं नाम ही भूल गया, स्टेमन कहेंगे, नहीं स्टेमन तो फिलामेंट, हाँ स्टेमन कहते हैं। ठीक,
फिर आपको ये अंदर का हिस्सा, इसके अंदर का ये पूरा हिस्सा, यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा, ये कहलाता है स्त्री केसर, पिस्टिल, या इसको कहते हैं कार्पेल। अब एक बार फिर से समझते हैं। सबसे निचला हिस्सा जिसके सारे हम फूल को होल्ड करते हैं वो कहलाता है पेडिसल। जिस पूरी सतह पर फूल टिका होता है उसको थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के जस्ट ऊपर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती छोटी छोटी, इनको कहते हैं बाह्यदल कहते हैं, सेपल कहते हैं। फिर आपको इसी फूल में ये रंगीन कलर का दिखाई दे रहा था, उसको दल कहते हैं, पेटल कहते हैं। और फिर ये आपको जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा हिस्सा ये पुंकेसर कहलाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पल कहलाता है। तो एक फ्लावर के कुल कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। कितने चक्र होते हैं? 4। बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब इन 4 चक्रों को 2 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं आवश्यक चक्र, नेसेसरी होरल कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं सहायक चक्र। एसेसरी होल्स कहेंगे इसको। तो इन 4 चक्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। आवश्यक चक्र, सहायक चक्र, नेसेसरी होल और एसेसरी होल। सहायक आवश्यक चक्र में कौन कौन आते हैं? तो आवश्यक चक्र में आते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और कौन आता है? स्त्री केसर। ये क्या है? लिखा ही था बगल में। आवश्यक चक्र में सहायक में आपके आते हैं बाह्यदल और दल। बाह्यदल आता है और दल आता है। तो हमने क्या देखा कि जो फ्लावर होता है उसको 4 चक्रों में बांटा गया है, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। फिर उन 4 चक्रों को 2 भागों में बांटा गया है, आवश्यक चक्र, सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में पुंकेसर, स्त्री केसर, सहायक चक्र में क्या आते हैं? बाह्यदल और दल आते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, एग्ज़ाम में भी पूछता है कि आवश्यक चक्र को आवश्यक चक्र क्यों कहते हैं व सहायक चक्र को सहायक चक्र क्यों कहते हैं? ये सवाल एग्ज़ाम में पूछता है। तो आवश्यक चक्र को आवश्यक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंगिक भाग है पुष्प के। कौन से भाग है? लैंगिक भाग है। क्यों? क्योंकि पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है और स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं? आवश्यक चक्र होते हैं। क्यों? क्योंकि नर भाग में क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। मादा भाग में क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं, निषेचन होगा। निषेचन से क्या होगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज से भ्रूण बनेगा। भ्रूण से नया बीज बनेगा। संतान यानी पैदा करवानी है पिछली बार की तरह, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो इस वजह से इनको हम आवश्यक चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यही 2 नहीं होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक ही नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। जबकि ये बस जनन में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। अगर ये नहीं भी होंगे तो तभी काम चल जाएगा। इतना समझ में आया? अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा जो आपका फ्लावर था, फ्लावर में जो आपका बाह्यदल है क्या एक ही है? नोट करो अपने अपने फूल में कितने हैं, गिन के बताओ ज़रा। 1 2 3 4। मेरे वाले फूल में तो 4 है, आप लोग में कितने हैं? 5 है। यानी कि देखा जाए तो समूह में है, ग्रुप में है कि नहीं है? 3 4 है तो 1 2 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। तो यहाँ पर बाह्यदल का समूह, किसका समूह? बाह्यदल का समूह क्या कहलाएगा? बाह्यदल पुंज कहलाता है। बाह्यदल पुंज कहलाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं कैलिक्स।
तो बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाता। पुंज का मतलब होता है समूह और ग्रुप। फिर उसके बाद आप लोग के हाथ में जो रंगीन भाग है फूल का, ये वाला हिस्सा क्या एक ही है? कई सारे हैं, कम से कम 25-30 है, तो समूह है। तो यहाँ पर जो दल का समूह होता है, किसका समूह? दल का समूह। दल का समूह दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। इंग्लिश में इसको कोरोला कहते हैं। तो दल का समूह क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा, कोरोला कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या एक ही पुंकेसर है? कम से कम 20-25 है, तो समूह हो गया। तो यहाँ पर पुंकेसर का समूह, पुंकेसर का समूह। अभी तक आप यहाँ पर देखो क्या पढ़ रहे थे कि बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज, दल का समूह दल पुंज। तो पुंकेसर का समूह पुंकेसर पुंज आपको नहीं कहना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पुंकेसर का समूह कहलाएगा पुमंग कहलाता है, और इसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं इसको? एंड्रोसियम कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है, पुमंग पुंज नहीं कहना आपको, ठीक है। तो पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्त्री केसर हो, ठीक है, एक से स्त्री केसर का समूह जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है, और इंग्लिश में इसको गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गाइनोसियम कहते हैं। ठीक, तो क्या देखा हम लोगों ने कि जो चारों चक्र होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया, आवश्यक और सहायक में। आवश्यक में स्त्री केसर और पुंकेसर था, सहायक में बाह्य दल और दल था। आवश्यक को आवश्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लैंगिक भाग अंग होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर नर भाग होता है, स्त्री केसर मादा भाग, और सहायक चक्र में बाह्य दल और दल होते हैं। ये थोड़ी बहुत सहायता करते हैं, आगे मैं बताऊंगा क्या काम है उसका। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो बाह्य दल है वो कई सारे थे, तो बाह्य दल का समूह बन गया। तो बाह्य दल का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। ठीक उसी प्रकार कई सारे दल थे, तो दल का समूह क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है, कोरोला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ढेर सारे पुंकेसर थे, तो पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री केसर का समूह क्या कहलाएगा? जायांग कहलाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मामले को आगे बढ़ाया जाए। समझ में आया? अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जो पुंकेसर होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। परागकोश में बीच में एक आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को कहते हैं, जगह कहाँ है, चलो ये लिख दे रहा हूँ, योजी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव। दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। कोई बड़ा सा फूल है, इसी में अगर ध्यान से उजाले में देखोगे तो आपको लाइन बीच में दिख जाएगी। और ये जो पूरा हिस्सा होता है इतना, इसको कहते हैं पुतंतु, फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे? पुंकेसर, पुमंग, पुमंग या पुंकेसर, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक उसी प्रकार जो स्त्री केसर है उसके भी 3 भाग होते हैं। ऊपर आपको एक गोल सा उभरा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। फिर ये इतना जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको वर्तिका कहते हैं, स्टाइल। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय, ओवरी। और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो ये जो हिस्सा है पूरा, ये येलो कलर से, ये बीजांड है। ओव्यूल, ये था आपका। ठीक,
और बीजांड के अंदर कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और 3 नीचे होती, तो जो ज़रूरी कोशिका उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दे रहा हूँ। जो बड़ी वाली कोशिका है इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं। यही अंड कोशिका मादा युग्मक होती है। क्या होती है? मादा युग्मक। और हमें चाहिए क्या था? नर युग्मक, मादा युग्मक। तो यहाँ से क्या मिल गया? मादा युग्मक। तो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जो पुंकेसर होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर परागकोश होता है, बीच में उसके योजी होती है, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये तंतु या पोतंतु कहलाती है। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं, योजी को कनेक्टिव कहते हैं, और पोतंतु को फिलामेंट कहते हैं। फिर उसके बाद स्त्री केसर को भी 3 भागों में बांटा गया है। वर्तिका, सबसे ऊपर जो उभरा हुआ गोल हिस्सा होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये इतना हिस्सा वर्तिका कहलाता है, और ये पूरा हिस्सा अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर अंड कोशिका पाई जाती है। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें क्या मिल गया? अंड कोशिका मिल गई। अभी क्या चाहिए? मादा नर युग्मक चाहिए। तो जो परागकोश होता है, ठीक है, थोड़ा सा काम समझ लेते हैं पहले सबका, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका ग्रीन कलर का है जिसको हम लोग बाह्यदल कहते हैं, ये क्या करता है? जो कली होती है, कली को सुरक्षा देता है। अभी देखो पूरी तरह से ढका हुआ है, ढका कि नहीं? ऊपर से ढक रखा है। एक और लाया था, गायब हो गया कहीं। कहाँ गया? एक अच्छा सा था, चलो जाने दो। ये पूरी तरह से क्या कर रखा है? ढक रखा है। अब इसी के अंदर क्या रहेंगे? दल रहेंगे। तो को भी कलर भी नहीं आया उसका। तो ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बाह्यदल का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। जो रंगीन छटक भाग होता है फूल का, ये वाला हिस्सा, ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे मधुमक्खी है, तितली है, भौरा है, इन सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई क्या होता है? क्या होता है? स्वार्थ होता है। कोई ऐसे ही अपने पास नहीं बुलाएगा, तो हम वो स्वार्थ क्या है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद परागकोश, मतलब ये पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं। पुंकेसर का काम क्या होता है? पुष्प का नर भाग है, यानी कि नर युग्मक बनता है। तो जो पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर परागकोश पाया जाता है, ठीक है। ढेर सारे इसे परागकोश होते हैं। तो जब फूल पूरी तरह से खिल जाता है, परिपक्व हो जाता है, हर एक बॉडी उसके निकल आते हैं, यानी कि वो जनन करने के लिए तैयार है, तो परागकोश क्या होता है? यहाँ से फट जाता है। और परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण पाया जाता है। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। और परागकण ही क्या कहलाता है? नर युग्मक। तो हमें क्या मिल गया? नर युग्मक मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया? मादा युग्मक मिल गया। और दोनों आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा, फिर सारी चीज़ें होंगी। तो परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। परागकण क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है, ठीक। और अभी मैंने बताया था कि जो रंगीन छटक भाग है इसका अपना कुछ स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ है? कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। अब मधुमक्खी उड़ रही है, अब वो दूर से देखेगी, अरे मस्त फूल खिला हुआ, चलो उसी की तरफ चलते हैं। आकर्षित होगी, हम खुद ही आकर्षित हो जाते हैं। तो इनका तो काम ही दिन भर वही। तो जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो ये कहाँ, यहाँ से ऊपर से फट जाते हैं। अब इनका परागकण निकल कर वर्तिकाग्र पर आएगा। तो परागकण यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इनके पास कोई तो चुंबक है नहीं कि वो वहाँ पहुँच जाए, शक्तिमान भी नहीं कि उड़ के चला जाए, पर भी नहीं लगा होता है कि चला है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे? तो इनको चाहिए माध्यम। क्या चाहिए? माध्यम। वो माध्यम 2 तरह का होता है, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। अजैविक में क्या होगा कि हवा चल रही है, वायु के माध्यम से चले जाए, जल है, जल के माध्यम से जा सकते हैं, पानी के माध्यम से। और जैविक में क्या कि जो कीड़े मकोड़े हैं, मधुमक्खी है, तितली है, भौरा है, चमगादड़ है, छोटी छोटी चिड़िया है, उनके माध्यम से
यहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो इसीलिए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए बनाते हैं कि अब हो सकता है वो कीड़ा आके यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ बैठे। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मधुमक्खी जाके परागकोश पर बैठ जाए, फटा हुआ है, परागकण इसकी बॉडी पर चिपक जाएगा, फिर वही मधुमक्खी उड़ेगी, हो सकता है यहाँ बैठे, हो सकता है यहाँ बैठे। एक केस आएगा कि हो सकती है यहाँ बैठ जाए। तो जैसे ही यहाँ पर बैठेगी तो उसकी बॉडी पर जो परागकण चिपका हुआ है वो चलाएगा वर्तिकाग्र पर, और ये क्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाता है। तो परागण क्या होता है? परिपक्व परागकोश से, कौन सा परागकोश है? परिपक्व परागकोश से परागकण का निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर आना ही परागण कहलाता है। परिपक्व परागकोश से परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर आना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बाकी अपनी समझने वाली भाषा में हम कह सकते हैं कि परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर आना ही परागण कहलाता है। सारी चीज़ें डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा आगे। अब परागकण कहाँ पहुँच चुका है? वर्तिकाग्र पर पहुँच चुका है। अब ये क्या करते हैं कि इस पर जो सेलुलोजीय पदार्थ होता है उसका अवशोषण करते हैं, वहाँ से एक नली निकलती है और ये सीधा अंदर बीजांड के चली जाती है, और इस नली को कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं? पराग नली। और इसी पराग नली के माध्यम से नर युग्मक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है बीजांड के अंदर, और फिर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, फिर युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया बीज बनेगा, वही बीज फिर ज़मीन पे आप बो देंगे, अंकुरित होगा, नया पौधा बनेगा। आप नहीं करेंगे तब भी नया पौधा बनेगा। आप देखते हैं यहाँ एक पेड़ था, बरसात के सीज़न के बाद जमा रहता दुनिया भर का पेड़, बक्काइन था शायद से। तो ये पूरा था आपका कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर। और इसी चैप्टर के अंदर, मतलब इसी टॉपिक के अंदर पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो एक ओवरव्यू भी हो चुका है। तो समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ शुरू से। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जिसके थ्रू हम फूल को पकड़ते हैं वो क्या कहलाता है? पेडिसल कहलाता है, डंठल कहलाता है। और उसके ऊपर होता है थैलबस, जिसके सहारे पूरा फूल टिका होता है। फिर उसके ऊपर होता है पत्ती जैसी संरचना, जिसको हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक उसके ऊपर आपका रंगीन हिस्सा था फूल का, ये वाला हिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और उसके ऊपर पीले कलर का ढेर सारा स्ट्रक्चर था, जिसको कहते हैं पुंकेसर। और फिर अंदर क्या था? स्त्रीकेसर। यानी कि एक फूल के कुल कितने चक्र हुए? 4 चक्र हुए। बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। फिर चारों चक्रों को 2 भागों में बांटा गया, आवश्यक चक्र, सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में पुंकेसर, स्त्रीकेसर आते हैं क्योंकि पुष्प के लैंगिक अंग है। दूसरा सहायक चक्र है जिसमें दल, बाह्यदल आते हैं, ये फूल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो बाह्यदल का समूह होता है बाह्यदल पुंज कहलाता है, दल का समूह दल पुंज कहलाता है, स्त्रीकेसर पुंकेसर का समूह कोमंग कहलाता है, और स्त्रीकेसर का समूह जायांग कहलाता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो पुंकेसर होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका था परागकोश, फिर योजी था, और फिर पुतंतु था। फिर हमने देखा स्त्रीकेसर को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर गोल हिस्सा जो था वो वर्तिकाग्र था। फिर एक छोटी सी समझ लो गर्दन जैसी लाइन थी, उसको वर्तिका कहते हैं। फिर अंदर था ये पूरा हिस्सा अंडाशय, और अंडाशय के अंदर बीजांड था। अब बीजांड के अंदर जो नीचे 3 कोशिका होती है उसमें से जो बड़ी कोशिका थी उसको अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका ही पुष्प का मादा युग्मक होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, और परागकण ही पुष्प का नर युग्मक होता है, या नर भाग होता है, नर युग्मक होता है, नर भाग नहीं। और फिर हमने देखा कि जो ये रंगीन भाग है पुष्प का, वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए रहते हैं, और जो हरा भाग था वो फूलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो रंगीन भाग क्यों रंगीन होता है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए, जिससे वो परागण की क्रिया फूलों में करा सके। तो कोई जब परागकण पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो ये फट जाता है, और यहाँ से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो परागकण का पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। विपरागण चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे वायु के माध्यम से हो,
चाहे कीड़े मकोड़ों के माध्यम से हो, ज़्यादातर मधुमक्खियों के ही माध्यम से होता है। इसीलिए मधुमक्खी को बेस्ट पॉलिनेटर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर मधुमक्खी ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया से कई सारे पेड़ों की जातियाँ ही समाप्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो परागकण होता है वो यहाँ पर अंकुरित होते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन निकलती है, नली निकलती है जिसको परागनली कहते हैं, सीधा बीजांड के अंदर जाता है और फिर दोनों आपस में नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं, युग्मनज बनता है, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, फिर नया बीज बनेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन से क्या बनता है, भ्रूण बनेगा। नहीं, युग्मनज, जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा, भ्रूण, भ्रूण से बीज। तो यही जो बीजांड होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये अंडाशय पूरा है ये फल में परिवर्तित हो जाता है। जो आप टमाटर खाया होगा सभी लोगों ने, तो टमाटर में कितने बीज होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा बीजांड होते हैं। जितना ज़्यादा बीज होगा उतना ज़्यादा बीजांड होगा। तो क्यों, क्योंकि बीजांड किससे बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और जो आप फल खाते हो टमाटर का, बिया को छोड़ के, बीज को छोड़ के, वो क्या होता है, अंडाशय होता है। ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। और यही सारी चीज़ें डिटेल में, नर युग्मक क्या होते हैं, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, निषेचन कैसे होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये आपका ख़त्म हुआ। अब लिख लेते हैं।